आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भ्रष्ट हो चुकी है न्यायपालिका, दिल्ली एससी जज मामले को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। मेरे दामाद को न्याय मिले, मुस्कान के माता पिता बोले मौत की सजा दी जाए बेटी को। क्या मुगल बादशाह बाबर को राणा सांगा ने दिया था भारत आने का न्योता। संभल हिंसा में जमा मस्जिद कमेटी का सदर एडवोकेट जफर अली गिरफ्तार। सभी इलाकों से हटा कर्फ्यू, अब दंगाइयों से वसूली की तैयारी। पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या के बाद हमास ने बदला जंग का प्लान। तुर्की की अदालत ने इस्तांबुल के मेयर को भेजा जेल। सबसे महंगे एक्टर बने अल्लू अर्जुन, एटली की फिल्म के लिए वसूल रहे हैं इतनी तगड़ी रकम। सलमान के फैंस के लिए खुशखबरी, सिकंदर के ट्रेलर से पहले जानिए कब शुरू होगी फिल्म की एडवांस बुकिंग। और 105 मीटर का छक्का, ओवर में 23 रन, जोफ्रा आर्चर को ट्रेविस हेड ने किया आड़े हाथ। शिवसेना यानी यूबीटी के नेता संजय राउत ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिली भारी नकदी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं उन्हीं के शासन में हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर से 15 से 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। राउत ने इसे देश की न्यायपालिका पर गहरा धब्बा बताते हुए कहा कि यह न्याय व्यवस्था के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार और दबाव की पोल खोलता है। रविवार को एक प्रेस वार्ता में राउत ने कहा, सीजीआई ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जस्टिस वर्मा के घर से कैश जलाने का वीडियो भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान रस्तोगी को वकील नहीं मिल रहा है। आरोपी मुस्कान ने सरकारी बचाव वकील की मांग करते हुए कहा कि उसका परिवार उसके लिए नहीं लड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उससे नाराज है। मुस्कान और साहिल वर्तमान में हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेज राज ने बताया कि मुस्कान और साहिल को अलग अलग बैरकों में रखा जा रहा है। ये विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों के बीच कोई संपर्क नहीं है। शर्मा ने कहा, शनिवार को मुस्कान मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने उसे फोन किया। उसने कहा कि उसका परिवार परेशान है और उसका केस नहीं लड़ेगा, इसीलिए उसे सरकारी बचाव वकील मुहैया कराई जाए। हम अदालत में याचिका भेज रहे हैं क्योंकि ये कैदी का अधिकार है। तराइन की लड़ाई 1192 में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी और इस जंग के करीब 400 साल बाद बयाना के आसपास हिंदुस्तान की जमीन पर एक और महान लड़ाई लड़ी गई। खानवा का युद्ध बाबर की सेना और राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की अगुवाई वाली राजपूत सेना के बीच हुआ था। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मुगल सम्राट बाबर के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजस्थान समेत पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल उन्होंने सदन में दावा किया है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा के न्योते पर बाबर हिंदुस्तान आया था। लेकिन क्या वाकई में बाबर को भारत आने का न्योता मेवाड़ के राणा सांगा ने दिया था? दिल्ली के लोदी शासक इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खुद 18 बार हराया था। यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में स्थानीय पुलिस की विशेष जांच टीम ने शाही जमा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हिंसा से जुड़े मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। पहले जफर को हिरासत में लिया गया और बाद में अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक जफर अली को सबसे पहले सर्वे की जानकारी दी गई थी। 19 नवंबर को भी सर्वे होगा, उसकी भी जानकारी जफर अली को दी गई थी और उसके बाद भीड़ जुटी और थोड़ी देर बाद ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। 24 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी भी जानकारी सबसे पहले जफर अली को दी गई थी। भीड़ जुटाई गई, इसके बाद हिंसा हुई। नागपुर में 17 मार्च की हिंसा के बाद शहर के कई इलाके में लगे कर्फ्यू को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है।
भारी अशांति के जवाब में अधिकारियों ने 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किए थे। स्थानीय पुलिस ने बताया कि रविवार तक गणेशपेट और यशोधरा नगर पुलिस थाना क्षेत्र में लगे प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। शुरुआत में नंदनवन और कपिल नगर क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाए गए थे। इसके बाद जोन 3 के तहत पंचपावली, शांतिनगर और लकड़गंज से और जोन 4 के तहत सक्करदरा और इमामबाड़ा से कर्फ्यू हटाया गया था। पूरी तरह से हटाए जाने से पहले कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू की शर्तों में ढील दी गई थी, जिससे लोगों को कुछ घंटों के दौरान जरूरी खरीदारी करने की इजाजत दी गई थी। इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार करने के बाद इजरायली हमलों ने गाजा में फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स ने अपने हमलों में हमास सरकार के प्रमुख समेत कैबिनेट के कई नेताओं को खत्म कर दिया, जिसके बाद हमास के लड़ाकों ने युद्ध का तरीका बदल दिया। इसके अलावा इजराइल के ताजा हमले में हमास ने राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दाविल और उनकी पत्नी की मौत हो गई। हमास के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य बर्दाविल और उनकी पत्नी दोनों हवाई हमले में मारे गए। समाचार एजेंसी के मुताबिक हमास समर्थक मीडिया स्रोतों का हवाला देते हुए इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। मंगलवार को इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ फिर से नए हवाई हमले और जमीनी अभियान शुरू कर दिए। चश्मदीदों के मुताबिक रविवार की सुबह उत्तरी, मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में विस्फोट किए गए। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हमास अपने हमलों को और तेज कर सकता है। दूसरी तरफ हमास ने बर्दाविल की मौत के बाद इजरायली हमले की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि वह और उनकी पत्नी खान यूनिस में अपने टेंट शेल्टर में नमाज पढ़ रहे थे जब इजराइल ने मिसाइल हमला किया। तुर्की की एक अदालत ने रविवार को इस्तांबुल के मेयर और राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के प्रमुख प्रतिद्वंदी माने जाने वाले एक्रम इमामोग्लू को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में सुनवाई जारी रहने तक उन्हें जेल में रखने की आदेश दिया था। इससे पहले तुर्की में अभियोजकों ने इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकवादी संबंधित आरोपों में हिरासत में लेने के बाद उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के लिए अनुरोध किया था। इमामोग्लू को इस सप्ताह की शुरुआत में हिरासत में लिए जाने के बाद तुर्की में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और देश भर में व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताने के लिए कई शहरों में रैलियां निकाली। कई लोगों का मानना है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक रूप से प्रेरित है और यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि 2028 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में एर्दोगन के प्रमुख प्रतिद्वंदी को मुकाबले से हटाया जा सके। सरकारी अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि तुर्की की अदालतें स्वतंत्र हैं। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पिछले काफी समय से हर किसी के दिलों पर छाए हुए हैं। उनकी पिछली फिल्म पुष्पा 2 ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया था उसे देखकर हर कोई हैरान था। पुष्पा 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े और इंडिया की तरफ से तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आई। अब पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन एक और बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। उन्होंने साउथ के एक और बड़े डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाकर अपने लिए बहुत बड़ी डील साइन कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू अर्जुन डायरेक्टर एटली के साथ एक मेगा बजट फिल्म में काम करने वाले हैं। फिल्म का स्केल काफी बड़ा है, जिसमें एक्टर की मास एंट्री से लेकर कई सारे मसालेदार मोमेंट्स भी सामने होंगे। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में काम करने के लिए 175 करोड़ रुपए के साथ फिल्म के मुनाफे से 15% लेने की मांग रखी है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म सिकंदर की रिलीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर आज 4 बजे रिलीज हुआ, लेकिन उससे पहले सिकंदर की एडवांस बुकिंग को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई। सिकंदर का ट्रेलर आज एक इवेंट के दौरान रिलीज हुआ। सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर प्रशंसकों में बेहद उत्साह है। AR मरूगा दोस्त द्वारा निर्देशित यह एक्शन फिल्म ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पहली बार सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना की जोड़ी नजर आएगी। सिकंदर 30 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज शाम को 4 बजे फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, जिसका प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सल्लू भाई के प्रशंसकों के लिए एक और खुशखबरी है। 123.com के अनुसार सिकंदर की एडवांस बुकिंग 25 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। IPL
आईपीएल 2025 के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स की टीम से हो रहा है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उतरी। मैच की शुरुआत से वही हुआ जिसका डर था। हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने राजस्थान के गेंदबाजों को ढूंढना शुरू कर दिया। अभिषेक को तो राजस्थान की टीम ने फिर भी चौथे ओवर में आउट कर दिया, लेकिन ट्रेविस हेड ने अपना काम आगे भी जारी रखा। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का पांचवा ओवर जोफ्रा ऑर्चर फेंकने आए। सामने ट्रेविस हेड थे और उन्होंने ऑर्चर को जमकर धुना। ऑर्चर के इस ओवर में हेड ने कुल 5 बाउंड्रीज लगाई। ओवर की पहली गेंद पर हेड ने एक चौका लगाया और दूसरी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 105 मीटर दूर भेजा। इसके बाद हेड ने इस ओवर की चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर भी ताबड़तोड़ चौके लगाए। इस तरह ऑर्चर के इस ओवर में 23 रन हेड ने बटोर लिए।